Breaking news. 24-hour news source. Walk News Network. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready for takeoff. All systems go. Muzaffarabad, Bab, Rawalakot, the biggest radio network, Voice of Kashmir, FM 105. Breaking news. 24-hour news source. Walk News Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल जंजुआ प्रोग्राम असल बात के साथ FM 105.5 पे आप इस वक्त ऑन एयर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख भी रहे हैं। और ये प्रोग्राम रोज़ाना 2 से 3 पीर मंगल बुध सियासत पे डिस्कस की जाती है और जो सियासी सूरत हाल है कश्मीर की और हमारे जो हलकों की उस पर बात की जाती है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को और सामीन को ये आज बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं इस स्टूडियो में PTI के मेंबर हैं, बड़े एक्टिव हैं। यासिर आरिफ इनका नाम है और ये PTI में तनवीर इलियास साहब के साथ और उनकी जो मीडिया टीम है उसको भी ये हेड करते हैं। आज इनसे सियासी सूरत हाल के साथ जो इनकी पार्टी की पॉलिसी है, जो उनकी ग्राफ जिस हवाले से जा रहा है उस पर बात करेंगे। एक बार मैं फिर आपको बताऊं कि FM 105 रेडियो से आप लाइव सुन रहे हैं और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख भी सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो या कोई कमेंट्स देना चाहते हों या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 0345855105 पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ आप कोई अपना सवाल करना चाहते हैं या कोई आपका कोई तजिया है वो आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का वस्ती बाग में जिनके उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो कल आ रहे हैं बाग में और उनकी ओपनिंग ऑफिस की होगी और इसके साथ वो फिर मुख्तलिफ़ हलकों में अपने जो उनके हल्के में जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका वो दौरा करेंगे और उसके बाद उनकी जो कैंपेन है वो बाकायदा से शुरू होगी। उसके बाद पता चलेगा कि उनका ग्राफ कहाँ तक और किस लेवल पे जा रहा है और उसका जो बाकी जो उनके कंपटीटर हैं उनके साथ उनका कहाँ तक मुकाबला हो रहा है। यासिर आरिफ साहब, वेलकम FM 105.5। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू इकबाल साहब। मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई है कि चलें आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम रोज़ाना अपना तजिया तो देते रहते हैं और उसमें अक्सर ये होता है कि मे बी कि बाइस भी हो और कुछ ऐसा हो कि ऐसी मालूमात जो ऐसी बात कि वो हमें ना पता हो और हम अपने नाज़रीन को और जो सामीन हैं उनको बताते हों। लेकिन मैं आपसे ये सबसे पहले ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से बाग में अपने नाज़रीन को और अपने सुनने वालों को बताइएगा, उसके बाद फिर आगे सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए जी इकबाल साहब, सियासी एक्टिविटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो उम्मीदवार हैं LA 15 वस्ती बाग से, उनकी एक्टिविटीज़ तो अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन फरवरी, जब 27 फरवरी का जो प्रोग्राम हुआ था रावलाकोट में वहाँ से स्टार्ट हो गई थी तकरीबन, तो ये बेजा ना होगा। और उसके बाद से मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात की सूरत में उनकी एक्टिविटीज़ चल ही रही हैं और आलमोस्ट लोगों को 4 से 5 माह कबल ये बात पता चल चुकी थी बाखबर हलकों को कि जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो है ना LA 15 वस्ती बाग से जो है ना उम्मीदवार असम्बली होंगे PTI के। हम तो आपके साथ क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहा, हम तो चंद माह पहले से ही ये बात कहते रहे और बड़े एतमाद के साथ कहते रहे कि वो
वस्ती बाग से ही इलेक्शन लड़ेंगे और बिलाखिर वो बात साबित हुई टिकट की सूरत में। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है बाकायदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से, तो गुज़िश्ता चंद माह से अगर आप देखें तो वस्ती बाग में जब से तनवीर इलियास खान साहब ने ख़ुद अनाउंस किया कि मैं इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट करूँगा, उसके बाद से लोग अज़ ख़ुद जिनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ था वो तो थे ही थे, जिनका ताल्लुक़ न था वो अपने तय राब्ते करके मुख्तलिफ़ चैनल्स को पकड़ कर इस्लामाबाद में जाकर, बंगोई में जाकर ख़ुद तनवीर इलियास खान साहब से मिले। ना सिर्फ मिले बल्कि उन्हें दावत दी कि आप हल्का वस्ती बाग का इंतखाब करें, आप हमारी ज़रूरत हैं। बल्कि ना सिर्फ वस्ती बाग की ज़रूरत है बल्कि पूरे कश्मीर की और पुंछ डिवीज़न की आप ज़रूरत है। तो आपने देखा फिर कि सैकड़ों लोगों की शमूलियतें वस्ती बाग से ताल्लुक़ रखने वालों की इस्लामाबाद के अंदर हुई, कल के दिन भी में भी हुई। आपको कल के दिन के अंदर अगर आप देखें तो 3-4 बड़े फिगर्स इस हल्का वस्ती बाग से वो इस्लामाबाद में जाके शामिल हुए, और आज के दिन में भी वहाँ पे शमूलियतें हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर वस्ती बाग से। हमारे बीरपनी के कुछ दोस्त शामिल हुए हैं। तो ये शमूलियतों का सिलसिला जब से उनका अनाउंस करना ही था कि उसके बाद से शुरू है। तो कल के दिन में वो 30 जून को बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम के हवाले से सरदार तनवीर इलियास खान साहब बाग आएंगे। वो अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे, अपना तारीख़ी ख़िताब करेंगे जिसके अंदर वो अपना मंशूर और अपना जो उनके अहदाफ़ व मकासद हैं उनके हवाले से लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। कल का प्रोग्राम बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, वो लैंडमार्क होगा और वो ब्रेक थ्रू का बायस बनेगा। और कल जो क्राउड होगा, हालांकि हमने किसी जलसे का अनाउंस नहीं किया हुआ, किसी किस्म की कोई बड़ी जिसे आप कह सकते हैं गैदरिंग के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पाबंदियां हैं, दूसरे भी इश्यूज़ हैं, तो हमने अनाउंस नहीं की हुई हैं। आप सूरत हाल आपके सामने है, कोई बड़ी एडवर्टीज़मेंट हमने नहीं की हुई। जनरली अपने जो मुख्तलिफ़ इंतखाबी अलकाजात से कारकुनान हैं उनको कहा हुआ है कि आप अपने तय लोगों को लेकर आएँ। तो कल के दिन में जो उनकी रिसेप्शन होगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वस्ती बाग के अंदर लोग किस बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया यासिर आरिफ साहब। बहुत से ऐसी सवालात हैं, ऐसे ख़दशात हैं जो चलें आपको, जो मैं जानता हूँगा या हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको उनका जवाब आता होगा, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं, उस हवाले से मैं कुछ ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में बड़े अच्छे मार्जिन के साथ आगे जा रही है और एक हुकूमती पार्टी है। इसमें कुछ लोगों का जो एक आम आदमी है, एक आम वोटर है, उसका ये सवाल है या वो ये जानना चाहता है कि इस वक्त हल्का वस्ती में एक बड़ा नाराज़ ग्रुप है जो डेफस से एक्टिव है और उनका ये कहना है जी कि हम कोई अपनी स्ट्रेटजी, कोई अपना लाया माल, कोई मशावरती इजलास आए रोज़ होते रहते हैं। तो क्या आपकी जो जमात है, पार्टी है, जो आपकी पार्टी के जो सियासी कारकुन हैं जो इलेक्शन मुहिम में फ्रंट फुट पे आए हैं, क्या वो उनको इस चीज़ से आगाही है कि वो जो नाराज़ ग्रुप है उनसे राब्ते में हैं और या नहीं हैं, और अगर वो नाराज़ ग्रुप साथ नहीं आता तो कितना नुकसान होगा और अगर साथ आता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? यानी उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है, आपकी जमात क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है राब्ते में रहने का, हमारी जो टीम है या हमारे जो तनवीर इलियास साहब के हल्का अहबाब में लोग हैं, उनका डे फर्स्ट से भी एक लम्हे के लिए भी बग़ैर किसी तखसीस के कि किसी का किसी बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, किस कबीले के साथ ताल्लुक़ है, सिर्फ जो पीटीआई के साथ वाबस्ता है उसको एक लम्हे के लिए भी उसके हवाले से हमारी तरफ से कहीं गफलत नहीं बरती गई कि उन्हें अप्रोच न किया गया हो, उनसे रब्ता न किया गया हो। बल्कि हमने यहाँ तक सबको कहा कि आप पायनियर्स हैं, आप लीड करें, बाकी नए आने वाले जितने लोग हैं वो आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, वो आपके पीछे चलेंगे। और स्टिल हमारा ये स्टेटमेंट है, हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ के अंदर कोई तब्दीली और लग़ज़िश नहीं आई। जहाँ तक एक आपने कहा कुछ नाराज़ लोगों का जो उम्मीदवार भी थे और जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी भी जमा करवाए, मुझे याद है उन सब से चीदा कहीं ना कहीं किसी चैनल पे हमारा राब्ता ज़रूर हुआ था और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्टी के मफाद के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिसी और उस फैसले का जो है ना एहतराम करें। तो उनका भी यही जवाब था जब तक टिकट नहीं हुआ था। ये मैं उससे कबल की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे ख़ुद बराह रास्त एक जो उम्मीदवार हैं, बड़े फ्रंट लाइन पे रहे, बड़े सारे, उनके एक अजीज़ ने मुझे ख़ुद कहा कि टिकट का हुसूल हमारा हक़ है, उसके लिए फ़ाइट करना हमारा राइट है, बल्कि हम ज़्यादा हक़ पे हैं कि हम उसके लिए फ़ाइट करें। हम टिकट के लिए आखिरी हद तक आपके तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे, लेकिन हम
पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये उनका अपना स्टेटमेंट था। मुझे यकीन है क्योंकि जितने भी लोग हैं जो जैसे आप कह सकते हैं नाराज़ ग्रुप है, मैं तो नाराज़ नहीं कहता, पार्टी के अंदर इख्तलाफ जो है ना रखना ये जमहूरियत का हुस्न है, पार्टियों का भी हुस्न है। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो शायद जो है ना वो ये हुस्न बरकरार नहीं रहता, उसके अंदर बड़ी ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो मैं आज भी कहता हूँ कि वो नाराज़ नहीं बल्कि वो इख्तलाफ रखते हैं, और जो उनका स्टेटमेंट था कि टिकट के लिए फ़ाइट आखिरी हद तक ये हमारा हक़ है, मुझे उम्मीद है कि जब टिकट का फ़ैसला हो गया और चेयरमैन तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने किया, पार्टी का डिसीजन आ गया, तो उसके बाद वो अपने कहे हुए उन्हीं अल्फाज की पासदारी करते हुए पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी के अंदर रहेंगे, ना सिर्फ पार्टी के साथ रहेंगे बल्कि वो अपने कैंडिडेट के साथ फ्रंट फुट पे होके इस कैंपेन को लीड करेंगे। हमारी ये तवक्को भी है, उम्मीद भी है, बड़ी खुलूस के साथ, और इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना दिखावा और या किसी किस्म की जो है ना हेर फेर के बगैर जो है ना हमारा ये मौक़िफ़ है, और यही हमारी लीडरशिप का भी है। उन्होंने सब के लिए कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, पीटीआई एक फैमिली है, हम सब एक घर हैं, घर की मानिंद हैं, यहाँ पे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और जनाब तनवीर इलियास साहब के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे क्योंकि बस्ती के अंदर हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं आपस में उलझते रहते ही हैं, कोई बरादरियों के चक्कर में पड़ जाता है, कोई दूसरे तीसरे इशूज़ के ऊपर, उनका इन बरादरियों से कोई लेना देना नहीं, उनका ताल्लुक बार बंगोई से है, लेकिन वो अरसा 30-35 साल से इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। जो नौजवान हमारा यहाँ से 10-12 साल 15 साल जाके कहीं शहर में रह जाता है, वहाँ हॉस्टलाइज हो जाता है, अमली ज़िंदगी में हो जाता है, आप वो जब आता है ना इस सर्कल के अंदर, तो आप अगर उसके साथ डिस्कशन करें तो वो आलमोस्ट ये चीज़ें भूला हुआ ही होता है, उसको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं होता कि ये बरादरी क्या है, कौन सा कबीला है, कौन सा टब्बर है, ये दूसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी वहाँ पर गुजरी और फिर ऐसे माहौल के अंदर गुजरी जहाँ पर ये डिस्कशंस नहीं होती। अल्लाह ने उन्हें एक अच्छी वेल ऑफ जगह पे बिठाया हुआ था, बड़े लोगों के अंदर वो बैठते हैं, तो उनके जहन के किसी खाने के अंदर किसी के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो लोग उनके साथ जाके मिले हैं वो इस चीज़ को जज भी कर गए हैं, और वो मिलने के बाद उन्होंने एज़ खुद बग़ैर कहे के डिसीजन भी कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से जो लोगों के कंसर्न हैं, तनवीर इलियास साहब जब वो खुद हल्के में आएंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे, और हमें एक अच्छा मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होके पीटीआई का एक जो है ना स्टैंड और एक नैरेटिव हमारे सामने आएगा। Walk News Network. लिसनर्स एंड व्यूवर्स, इकबाल जंजुआ आपका मेज़बान असल बात के साथ रेडियो FM 105.5 पे। आज मेरे साथ मेहमान हैं यासिर आरिफ साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इनके जो मीडिया ग्रुप है, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनको ये देखते हैं और ये स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अगर इनसे कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो हमारा फ़ोन नंबर है 03458555 और इसके साथ हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख भी रहे हैं। यासिर साहब की तरफ जाते हैं। बल्कि यासिर साहब आपने सही बात की, लेकिन दूसरी बात ये कि चले बहुत से ऐसे हमारे सामीन हैं, हमारे नाजरीन हैं जो ये जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा कौन सा विजन है, ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसी कौन सी बात है कि जो सरदार तनवीर इलियास साहब हल्के के लिए या आवाम के लिए लेके आए हैं, जो अट्रैक्ट करे और उसके बदले में लोग उनकी तरफ आएँ, या ये तमाम जो बातें हैं इनको एक साइड पे रख के लोगों की ये दिलचस्पी हो कि सरदार तनवीर इलियास साहब को हम हल्के में भारी अक्सरियत से कामयाब करते हैं। वो प्लान और वो विजन अगर आप अपने नाजरीन को, अपने सामीन को बताना चाहें। जी इकबाल साहब, असल चीज़ यही है हमारे पास। अगर ये कहें ना कि सरदार तनवीर इलियास साहब के पास पीटीआई के मेंबर होने के बाद और पीटीआई के टिकट होल्डर होने के बाद और इमरान ख़ान का बाएतमाद साथी होने के बाद हमारे पास अगर कोई एसेट है, कोई बहुत बड़ा जिसे आप कह सकते हैं कार्ड है, या लोगों को दिखाने की कोई चीज़ है, और सिर्फ दिखाने की नहीं, वो प्रैक्टिकल भी है, तो वो तनवीर इलियास साहब का प्लान है, वो उनका मंसूबा है, वो उनका विज़न है, वो उनकी सोच है, जो यकसर रवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ है। उसके अंदर वर्थ है, उसके अंदर एक कंक्रीट प्लान है, और उसके अंदर एक बैकग्राउंड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके अंदर पूरी एक जिसे आप कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी मौजूद है। उसके चीदा नुकात पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आज सुबह आज़ाद कश्मीर असम्बली के बजट के हवाले से एक नेशनल टीवी चैनल की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ टिकर पे चल रहा था कि 28 अरब रुपए
जो है ना वो तरक्याती फ़ंड्स के लिए रखे गए हैं हमारे बजट के अंदर। हमारा तकरीबन 1 खरब 25 से 30 अरब रुपए का बजट है आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि मुझे पिछले 4.5 साल इत्तफाक हुआ ब्यूरोक्रेसी में, और बजट के बनाने से लेके एंड तक महकमा इत्तलात का एक बड़ा रोल होता है, स्पीच भी इवन बजट की हम ही तैयार करते हैं। तो इन चीज़ों को 4 साल में बड़े करीब से देखा। बिल्कुल कॉमन सेंस से की बात है कि 1 खरब 25-30 अरब रुपए के इस बजट में से हम 85 से 90 अरब रुपए का बजट जो है ना वो खपा देते हैं तनख्वाहों, पेंशन, मरात और इंतज़ामी अखराजात के ऊपर। उसके बाद हमारे पास बच जाता है कोई हार्डली करके 30-35 अरब रुपए। उसमें से टैक्सेस आप निकाल दें, दीगर यूटिलिटीज़ निकाल दें, तो आपको बहुत करके 20 से 22 अरब रुपए अगर इस तरक्याती मद के अंदर हमारे पास बचें तो बच जाते हैं हमारे पास। ये कितनी माइनर सी रकम है, इसको टोटल रकम के साथ आप कंपैरिजन करें। यानी आज़ाद कश्मीर एक पहाड़ी एरिया बहुत, जिसके अंदर संगीन इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, हमारे लिए दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जुमला उमूर के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं। उन सब के लिए फिर 20 से 25 अरब रुपए का टोटल बजट तरक्याती। और इसी वजह से फिर हर 5 साल के बाद आज देख लें, पिछली गवर्नमेंट बहुत बड़ा बजट लेके आई, वो 9 से 22 अरब रुपए पे पहुँचे, 25 अरब रुपए पे तक गए, डबल हुआ बजट। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल क्या है, रोना धोना ही है आपके सामने कि मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई। हाल ही में आपके सामने हादसात हुए रोड्स के ऊपर, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त न होने की वजह से। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाके असल बीमारी को डायग्नोज करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि हमारे ये जो एक्सपेंडिचर्स नॉन डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर सेक्टर्स के अंदर चले जाते हैं, इनसे हट कर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वही सरदार तनवीर इलियास साहब का प्लान है, वही इस रियासत के मुकद्दर को संवारने का बायस है, और उसी के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर वही मॉडल्स हैं। कहीं भी दुनिया के अंदर इससे हटकर मॉडल्स नहीं होते। वो मॉडल क्या है? वो मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर सरदार तनवीर इलियास साहब ने खुद इनिशिएटिव ले लिया। पीर चनासी के अंदर उन्होंने 150 कनाल की तकरीबन ज़मीन ले ली लीज़ के ऊपर, जहाँ पे वो टूरिज़्म के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं अज खुद। जिसके बाद वहाँ पे वो चेयर लिफ्ट लगाना चाहते हैं, एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट कायम करना चाहते हैं, जहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन इसके और सरा के मनसूबे से 15 से 20 हज़ार लोगों को बराह रास्त और बिला वास्ता रोज़गार मिलेगा। उनका यही प्लान यहाँ बाघ के हवाले से भी, ओवरऑल कश्मीर के बारे में भी और बिलखुसूस बाघ के हवाले से। वो नाला माल के हवाले से, यहाँ पे फिशरीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं कि यहाँ से फ़िश पैदा हो। हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च की, पूछा, यहाँ से पता चला कि 70 ईयर्स के अंदर यहाँ पे किसी ने इस माल के अंदर हिचरी नहीं डाली। अलमिया देखें इस सिस्टम का, जब हिचरी नहीं डालेगी वो मछली जो हमारे पास यहाँ पे है वो यहीं की है। तो इतना बड़ा पानी, इतनी बड़ी जगह आपके पास है, यहाँ पे हिचरी डाल के मछली के फार्म बना दिए जाएं तो लोकल सतह पे आप मछली प्रोड्यूस करें, दूसरी जगहों पे सेल करें। मंगला की मछली पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे जाती है, गुजरावाला गुजरात के अंदर जाती है। आप क्या ये मछली आपने इस सेक्टर के अंदर नहीं दे सकते? मरी तक नहीं पहुँचा सकते, रावलपिंडी तक नहीं पहुँचा सकते? इंडस्ट्रीज लगती हैं मुकामी सतह पे तो चीज़ें उठती हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ वो यहाँ पे स्मॉल डैम्स के ऊपर रखते हैं, विजन रखते हैं कि हम स्मॉल डैम्स बनाएं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपका ये मंगबजरी से लेके आड़ीगल से लेके नीचे ऊपर तक का। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जाए, यहाँ पे टूरिस्ट आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए, वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर वो यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, मुकामी तौर पे लोग खुशहाल हों। इसके साथ ही उनका सफारी पार्क्स का प्लान है, टूरिज़्म रिजॉर्ट्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा वो हाइडल के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 40,000 मेगावाट का एक पोटेंशियल, एक रिपोर्ट है माजी की कि 40,000 मेगावाट का पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर के अंदर हाइडल का है, उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वो काटेज इंडस्ट्री के कायल हैं कि काटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री लगाई जाए गांव और यूनियन काउंसिल की सतह पे, वहाँ पर से लोगों से चीज़ें प्रोड्यूस करवाई जाएँ और वो मार्केट की जाए। एग्रीकल्चर के ऊपर वो प्लान रखते हैं कि एग्रीकल्चर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लोगों को गाइडलाइन दी जाए, मुकामी सतह पे सब्ज़ी फसलें उगाई जाएँ और उनको मार्केट किया जाए, उनसे परचेज़ किया जाए, मुकामी सतह पर मार्केट को जो है ना एक्सपेंड किया जाए। और ये उन्होंने पंजाब में किया। हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोविड के दौरान 15 करोड़ डॉलर की सब्जियां और फ्रूट पंजाब से एक्सपोर्ट हुए इंग्लैंड के अंदर, और हाई एंड स्टोर्स के ऊपर जो है ना वो फरोख्त किए जाए। माजी में हमारा आम, हमारा मैंगो और दीगर सब्जियां यूरोप की देसी मार्केट्स के अंदर तक पहुंचती थी सिर्फ। इसके पीछे सारा विजन और सोच जो है ना तनवीर इलियास साहब की थी। वो इसी फार्मूले को लाइफ स्टॉक के हवाले से वो प्रोग्राम रखते हैं। वो आपका ये जो
हमारा जैतून है, इसके हवाले से एक बड़ा विजन रखते हैं कि हमारा जो जंगली जैतून है इसको कन्वर्ट किया जाए ओरिजिनल जैतून के अंदर। ये सारे प्लान उनके मौजूद हैं, वो इसको अनाउंस भी करेंगे। वो चाह रहे हैं कि हम बाग की मकामी सतह के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इन्वेस्टर लाएं, इन्वेस्टर के साथ गवर्नमेंट कोऑपरेट करे और यहाँ पे मकामी सतह पे इंडस्ट्री को अपग्रेड किया जाए, बनाया जाए, जहाँ से रोज़गार भी मिले, बिजनेस के मौके भी मिले और यहाँ पे एक टूरिज्म का एक हब जो है ना और मुकामी सतह पे बिजनेस का हब पैदा हो। ये उनका विजन है, इसके ऊपर वो पूरा हम तैयार भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक मंशूर भी पेश करेंगे। ये उनका है। ये मिसाल मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ किसी दूसरी लीडरशिप के साथ। दूसरा उनका एक प्लान है कि यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की जिस तरह की आउटसोर्स सर्विसेज की हमारा MTBC तर्ज का इस तर्ज के इदारे बनाएं, उनसे हम हज़ारों जॉब्स क्रिएट करके यहाँ मुकामी तौर पे लोगों को भी दें। इसके ऊपर उनकी वर्किंग जारी है, उनकी प्लानिंग डिवीजन इस पर काम कर चुकी है। वो इस तर्ज का विजन वो जो है वो मुकामी तौर पे नौजवानों को रोज़गार देने में और अच्छी सैलरीज के साथ रोज़गार देने का बायस बनेगा। अब इसका कंपैरिजन करें आप किसी भी रवायती लीडरशिप से। मेरा क्वेश्चन है, मैं एक ब्रेक ले लूँ। सामिन नाज़रीन, इस वक्त आप रेडियो पे 105.5 पे असल बात प्रोग्राम है, सियासत पे बात होती है, वो सुन रहे हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, यासर आरिफ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बात हो रही है सियासत के हवाले से। और तनवीर इलियास साहब जो हल्का वस्ती से उम्मीदवार हैं, उनके जो विजन है, उनका जो प्लान है, उस पर बात हो रही है। आपका अगर कोई सवाल हो, इनसे करना चाह रहे हों, हमारा फ़ोन नंबर है 03458555 पे आप पूछ सकते हैं। और जी यासर साहब आप बताइएगा। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ इस सारे प्लान का। कोई भी दूसरी जो लीडरशिप है यहाँ की जो दावा करती है कि हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं, मैं क्या उनसे पूछ सकता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर की सूरत हाल को जानते हुए मानते हुए कि इस वक्त बाग के अंदर तकरीबन हमारी वीमेन यूनिवर्सिटी बनने के बाद आपको 20,000 से ज़ायद फ्रेश नौजवान जो है ना आपका ग्रेजुएट इस वक्त बाग के अंदर मौजूद है जो बेरोज़गार है। सही, ठीक है। आपके पास इस नौजवान को खपाने के लिए 20,000 नहीं हो सकता, आपके पास 10,000 नौजवान को खपाने के लिए क्या प्लान है? कोई एक सिंगल इस क्वेश्चन का मुझे कोई जवाब दे दे। कोई जितना भी जिसका दावा है कि गवर्नमेंट में उसका एक्सपोजर है, उसने बहुत बड़ी जॉब्स दी हुई हैं, क्योंकि इसका तजिया मैंने आपके साथ कर दिया। ऑलरेडी हमारे पास 90 अरब रुपए, 1 खरब 25-30 अरब में से 90 से 95 अरब रुपए का हमारा बजट तनख्वाहों, पेंशन और लोकल एक्सपेंडिचर्स और ये सरकारी मराद पे जा रहा है। तो आप कहाँ से लाएंगे? आपके पास कौन सा ऐसा मॉडल है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा आपके पास बड़ा इन्वेस्टर है, कौन सी आपकी बैकएंड पे आपकी ऐसी स्टोरी है जो दिखा के आप लोगों को ये कह सकते हैं कि हम यहाँ के नौजवान का मुस्तकबिल जो है ना संवार सकते हैं, इसके मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। हम जब क्लेम करते हैं, हम ये लोगों को कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने बीइंग ए बिजनेसमैन, ठीक है, 35 साल की उम्र में सेंटोरस जैसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे की बुनियाद रखी। और वो मंसूबा ऐसा बना कि एक तरफ बैरिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा नाम है, और लेकिन एक छोटे से जगह के ऊपर एक ऐसा मंसूबा खड़ा होता है कि पूरे मुल्क के अंदर सेंटोरस ही सेंटोरस, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाती है। फॉरेन से आने वाला हर टूरिस्ट उसको यहाँ विजिट करवाया जाता है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आने वाला टूरिस्ट जो पहले फैसल मस्जिद जाया करता था, अब वो फैसल मस्जिद कम जाता है, वहाँ पे भी जाते हैं लोग, लेकिन वो कहता है मैं सेंटोरस विजिट करके जाऊँ। तो अगर उस शख्स ने अपने विजन के मुताबिक 35 की एक छोटी सी उम्र के अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया, पाकिस्तान का तेज़ तरीन मनसूबा, तो डेफिनेटली उस शख्स की सोच भी है, उसका विजन भी है, वो काम लेना भी जानता है, वो काम करना भी जानता है। इसलिए हमें उनके बैकएंड पे इस पे पूरा यकीन है, ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। 8 से 10,000 जॉब्स उनकी सेंटोरस और उससे मुल्हिका कंपनीज की पाकिस्तान के अंदर हैं। बैरून मुल्क तमीमी ग्लोबल जिसके प्रेसिडेंट उनके वालिद मोहतरम है सरदार इलियास खान साहब, उसके अंदर तकरीबन 30,000 की एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें 8 से 8,500 एम्प्लॉयमेंट हमारे कश्मीर से है। ये एक इतना बड़ा ह्यूज पैकेज उनका ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम लोगों को कहते हैं जाके चेक करें इन सारे प्रोजेक्ट्स में कि वहाँ पे आपको क्या कोई किसी ख़ास मंजूर नज़र कोई लोग मिलेंगे, किसी ख़ास कबीले के मिलेंगे, कहीं भी नहीं।
उनका हमेशा से उसूल रहा है, वो डिस्कशन भी करते हैं। हमने आया जो हमारे पास, हमने उसकी सलाहियत को देखा, उसकी शक्ल को देखा, हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा, उसकी सीवी देखी होगी, उससे हमने उसका ट्राइब नहीं पूछा। तो वो सबके लिए यकसा है। और बाग वालों के लिए भी हम यही कहते हैं, कोई किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक है, किसी भी बरादरी से है, किसी भी पार्टी से है, कि जो भी काम करेंगे सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उसमें किसी किस्म की तखसीस नहीं होगी। आप इस चीज़ का यकीन रखें, हम गारंटर हैं, हम उनकी तरफ से दिए गए मैंडेट के ऊपर आपके लिए गारंटर हैं, हम पैरा देंगे, हम आपके पास मौजूद हैं, आपके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी, किसी किस्म के साथ कोई किसी किस्म का कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जो चीज़ आएगी वो इंसाफ की बुनियादों के ऊपर, चाहे वो मंसूबा होगा कोई, चाहे वो जॉब होगी कोई, इसी बुनियाद पर तकसीम होगी। इंशाअल्लाह हम माजी की उस डिस्क्रिमिनेशन जिसके ऊपर लोगों को स्कीमों की बुनियाद पे, जिसके ऊपर लोगों को जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि तनख्वाहों नौकरियों की बुनियाद के ऊपर तकसीम किया गया, हम उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे और इस चीज़ को सामने लाएंगे कि रोज़गार हर शख्स का हक़ है। इसके लिए वो इस चीज़ का मरहून मिन्नत नहीं है कि वो आपका वफ़ादार रहे, वो आपकी खुशामद करता रहे, वो सोशल मीडिया पे आपके लिए लिखता रहे, वो आपके नारे लगाता रहे। ये हमारा मेयार नहीं होगा, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने कहीं भी किसी चीज़ को इस चीज़ से मशरूत नहीं किया कि हमने आपकी खिदमत करनी है तो इस बुनियाद के ऊपर कि आप हमारे लिए नारा लगाएंगे, आप हमें वोट देंगे। हम एक प्रोग्राम लोगों को दे रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री में आपको मिल रही है, आप इसको अवेल करें, आप सोचें, समझें, इस चीज़ को जानें। अगर इनका ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन है, आप उसका इंतखाब करें, हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकते। अगर ये बेस्ट ऑप्शन है आपकी नस्लों के लिए, आपके नौजवानों के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए, तो आप इस ऑप्शन को मिस ना करें। बड़े मैंडेट के साथ आप सरदार तनवीर इलियास खान साहब का साथ दें, आप उन्हें कामयाब करें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जी व्यूअर्स एंड लिसनर्स, इकबाल जंजुआ असल बात के साथ पीर मंगल बुध 2 से 3 हमारा प्रोग्राम होता है। हमारा रेडियो पे आप इस वक्त आने सुन रहे हैं 105.5 पे, और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है इस पे VOK FM 105.6 पे आप देख रहे हैं। आप अगर कोई बात करना चाहें, कॉल करना चाहें, आज हमारे मेहमान हैं यासिर आरिफ साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इनसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो तनवीर इलियास साहब हल्का वस्ती से उनके हवाले से हम अपडेट पूछ रहे हैं कि उनका प्लान क्या है, उनका VN क्या है, उस पर बात हो रही है। तो हमारा फ़ोन नंबर है 03458555 जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, इश्तियाक बात कर रहा हूँ अब्बासपुर। जी इश्तियाक साहब। जी सर, ये बात कर रहे हैं, इनका नाम यासिर आरिफ साहब है सर। जी हल्का नंबर 1 से सर बात कर रहे हैं। जी बोलें। जी हल्का नंबर की सर की ये पोजीशन है कि नून लीग और PTI ये मुकाबला इस वक्त। जी तो नून लीग के जो है ना चौधरी यासीन गुलशन और PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाजी हैं, तो दोनों की अच्छी नशिस्त नजर आ रही है। जीतने में चौधरी यासीन गुलशन ने भी काम काफी करवाए जी, लेकिन नियाजी साहब ततापानी के रहने वाले हैं, काम शाम तो नहीं अभी तक उन्होंने PTI में रहे, लेकिन तो अभी तक जो है ना 5 साल के बाद ही नजर आए बासपुर में। जी आपका सवाल क्या है? आप यासिर आरिफ साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं? ये हल्का वस्ती बाग से इनका ताल्लुक़ इस वक्त तनवीर इलियास साहब के साथ हैं, और वैसे अगर आप कोई सवाल करना चाहें इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या किसी भी सियासत में कश्मीर में कोई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में या बाकी कोई सियासी जमात है उसमें अगर आप कोई कहना चाहें तो वो आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, तहरीक इंसाफ के बारे में सर वो खुद ही बताएं, हम क्या बता सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर आपने कॉल किया। इंशाअल्लाह बाकी भी हमारे जो इस वक्त लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, अगर वो कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, रेडियो पे FM 105.5 पे आप ऑन एयर सुन रहे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया पेज है FM VOK FM 105, इस पे आप लाइव देख रहे हैं। आप अपने कमेंट्स से, अपने कॉल से, यासिर आरिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, बाग हल्का वस्ती बाग से तनवीर इलियास साहब की जो हल्का है उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी मीडिया टीम के जो हिस्सा हैं ये। इनसे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप करें। जी यासिर साहब, आपने अभी प्लान सारा जो था तनवीर इलियास साहब का बड़ी तफसीली आपने
यहाँ पे रखा और हमारे बहुत से सुनने वालों ने और बहुत से जो देखने वाले हैं उन्होंने सुना होगा। इस पे ये भी है सर यासिर साहब कि ये इतना बड़ा प्लान आप क्या कहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या माजी की तरह जब भी कोई आते हैं तो वो बड़ा अच्छा प्लान देते हैं लेकिन बाद में फिर उस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि आप जमात के अंदर हैं, आपने इस पे देखा होगा कि इस पे कोई वर्क हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन आप क्या कहते हैं कि हो जाएगी और किस हद तक इस पे कोई प्रॉब्लम या रुकावट या कोई ऐसा ग्रुप कोई माफिया आने वाले वक्त में अगर कोई रुकावट पैदा करे तो उसके लिए क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई माफिया इसमें रुकावट हाइल करेगा। ये किसी माफिया को जद पहुँचाने वाला कोई मंसूबा नहीं है। मसलन टूरिज़म का अगर हम कहीं बात करें, उसके स्पॉट्स की हम बात कर लें, गंगा चोटी को ले लें, लेस्टरना को दे लें, पीर सिनासी को ले लें या हमारा तोली पीर को ले लें, तमाम जगह दे दें, तो ये हुकूमत की जगह है ना, तो डेफिनेटली वो आके काम शुरू करेंगे तो वो हुकूमत का हिस्सा ही होंगे। तो असल में उनकी डेवलपमेंट है। माफियाज कोई भी नहीं आते। माफियाज असल में हमारी जो इलीट क्लास होती है उसके तैयार किए लोग पैदा किए जाते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। वो माफियाज बनते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल इलीट होती है वो इन माफियाज के ही ज़रिए ऊपर आई हुई होती है। वो इन माफियाज से कहीं अखराजात अपने इलेक्शन के लिए ले रही होती है, कहीं से उनसे अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी कर रही होती है, मुफाद ले रहे होते हैं। फिर जब ये वापस आते हैं वो बरसर इक़्तिदार, तो माफियाज अपने वापसी मांगते हैं कि वो जो हमने लगाया था वो हमें 4 गुना 5 गुना करके दें। सरदार तनवीर इलियास खान साहब के लिए ये मसला नहीं है कि वो आज किसी ठेकेदार को कहेंगे तो आप मेरी इलेक्शन कैंपेन का जो है ना खर्चा उठाएं, आप मेरे लिए ये काम करें, आप मेरे लिए वो करें। उनके लिए इशू नहीं है और आज तक उनकी पॉलिसी भी यही है। ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से कहीं भी उनके सामने, बल्कि ये डिस्कस करना भी खासा मुश्किल है। कोई बात भी नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं होती कोई बात कर सके। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं उसका बात बताऊं कि हमारे सामने हमने 3-4 माह से हमने भी देखा, पंजाब में वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन है, फुल फ्लैज उनके पास झंडी है, वो कैबिनेट का हिस्सा है और वो डायरेक्टली इस वजारत जो वज़ीर आला जो है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का वज़ीर आला के बाद कोई सबऑर्डिनेट उसका नहीं है। वो बराह रास्त जवाब दें वज़ीर आला का और वज़ीर आला के थ्रू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इस वक्त तक जो वहाँ पे बड़े काम किए हैं हिस्ट्री के अंदर, हमारे जो है उन्होंने 4 नए सनती जोन बनाए, सीमेंट की 5 नई फैक्ट्रीज लगाई गई, स्ट्राइमेक्स की एक बड़ी फैक्ट्री लगाई गई। आपको मैंने जो फ्रूट्स बताए कि उन्होंने हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक्सपोर्ट किया, फ्रूट इंडस्ट्री को, हमारी फ्रूट की इसको ऊपर ले गए, आम को ऊपर ले गए, किन्नू को ऊपर ले गए जो हमारे पाकिस्तान के अंदर था सारा। इसके लिए रिफॉर्म्स की उन्होंने, सारी फिशरीज़ के हवाले से काम किया। तो ये सारे काम उन्होंने अपनी सुपरविजन के अंदर करवाए और पिछले 5-6 माह से तो वो ऑफिस वहाँ पे टाइम नहीं दे रहे लाहौर में, लेकिन वो यहाँ से होके भी इंस्ट्रक्शन दे के उनका स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है। इससे जो मैंने जजमेंट की, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कि वो काम लेना जानते हैं, ठीक, वो सिस्टम के कायल हैं। और उन्होंने हमें कहा भी, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ये भी कहा कि बहुत सारे ठेकेदार आ जाते हैं बीच में। सही है। हम उन्हें ये कहते हैं कि तनवीर इलियास साहब का जो एक्सपीरियंस है और वो जिस पे बिलीव रखते हैं वो सिस्टम पे बिलीव रखते हैं। हम आपको, वो कहते हैं हम सिस्टम देंगे। जिस तरह हमने इतने बड़े बड़े सिस्टम पे ये बड़े बड़े टाइकॉन्स उन्होंने खड़े किए हैं, पंजाब के अंदर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना ऊपर ले गए, वो सिस्टम के जरिए है ना। दुनिया के अंदर सिस्टम प्रिवेल करते हैं, आपको भी पता है, शख्सियात मैटर नहीं कर रही होती, तो वो सिस्टम देंगे। मुझे यकीन है कि उनके जहन में जो सिस्टम है और उसके पीछे जो उनकी सिस्टम के अंदर जो विजिलेंट किस्म के लोग हैं जिनको हम देख चुके हैं, उसमें कहीं भी ना माफिया सामने आएगा और ना दरमियान में रखना डालने वाले को रखना डाल सकेंगे कभी भी। इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्मूथली होगी, वो स्पीडी होगी और जो वो कहेंगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा अल्लाह के हुक्म से और उनके ट्रैक रिकॉर्ड की रोशनी में। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, इकबाल जंजू आपका मेज़बान असल बात के साथ। ये प्रोग्राम पीर मंगल बुध 2 से 3 होता है। आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, बड़े एक्टिव कारकुन हैं, यासिर आरिफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात हो रही है। जो सरदार तनवीर इलियास साहब हल्का वस्ती से उम्मीदवार हैं, उनका जो प्लान है, उनका जो विजन है, उस हवाले से उनसे बात हो रही है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 034585551005 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप अपने कमेंट से अपना कोई सवाल अगर पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यार सब बिल्कुल सही बात है, आपने जैसे ये बात की है
उनका ये इम्प्लीमेंटेशन का भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बिज़नेसमैन है और उनको ये तमाम ट्रिक्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं कि काम कैसे लिया जाता है, काम कैसे किया जाता है। और ये है कि जब कोई सिंसियर हो, जब कोई मिशन और विजन रखता हो तो उसको कोई रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती। अब थोड़ी सी दूसरी तरफ आते हैं सियासत की तरफ के हल्का वस्ती में अभी तक उस तरह से जो आम आदमी है वो ये कह रहा है जी कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो उस तरह से नज़र नहीं आई, या वो जो जिसको ये कहेंगे बड़े मार्जिन से वाज़े तौर पे नज़र आए। तो कहीं कोई किसी का वेट हो रहा है या कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसी मुश्किलात हैं जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपके लिए कोई मसला पैदा कर रही हैं कि उस तरह से जैसे पिछली दफ़ा माजी में के जो इलेक्शन हम देखें तो मुश्ताक नवाज़ साहब जब आए थे तो बड़े वाज़े मार्जिन से हमें लग रहा था कि उनकी बड़ी अक्सियत आ रही है और लोग बड़े बड़े जो नोटेबल लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपकी जो कैंपेन है वो सही फ़िलहाल ठीक है? जी, मैं आपको इसमें से बताऊं कि मुश्ताक नवाज़ साहब से इंशाल्लाह बहुत अच्छी मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे। ये मैं आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। जो कैंपेन के अंदर थोड़ा बहुत हमारी रुकावट आई है और सुस्ती हुई है, सुस्त रवि हुई है, उसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं। एक तो टिकट के डिसीजंस पीटीआई के थोड़े लेट हुए, आपको पता ही है। और होता ये है कि अमूमन कि जब तक टिकट नहीं हुआ होता तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। कई उम्मीदवार जब खड़े होते हैं तो कन्फ्यूज सिचुएशन होती है। टिकट जब हो गया, कंफर्म हो गया, तो उसके फ़ौरन बाद ही ऑलरेडी ऑलमोस्ट को 2-4 दिनों के अंदर हमने मूव करना था। ये हमारा शेड्यूल बन चुका था, मीटिंग्स हो चुकी थी, सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने मूव करना था, बड़ी रिसेप्शन होनी थी, तमाम चीज़ें हमारी तय थी। दरम्यान में बैड लक ये हुआ कि कुछ टिकट के मैटर जो रह गए, क्योंकि टिकट्स को देने में पीटीआई आज़ाद कश्मीर के उनमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं 2-3-4, उनमें एक तनवीर इलियास साहब खुद हैं। ठीक। फिर उन्हें रूटीन की टॉप के ऊपर पूरे आज़ाद कश्मीर की मीटिंग जो है ना उनमें उनका शामिल होना लाजमी होता था। ठीक। अब तक वो सिलसिला जारी है, ये भी हुआ। फिर दरमियान में उसके बाद इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा हमने आगे फिर रह कर फिर हमने डेट अनाउंस की कि हमने जाना है। फिर हमारे साथ एक अलमिया हो गया, 9 तारीख हमारी तय थी, 10 तारीख तकरीबन अलमिया हमारे साथ वो हो गया को हमारे सरदार सगीर अहमद खान साहब उनकी जो है नागानी साने में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उसकी वजह से हमें फिर थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हो गए हम। और फिर वो एक सदमा ऐसा था, फिर डेड उनकी बॉडी जो है ना हमें 9 दिनों के बाद मिली। फिर इस दौरान हमें 10-15 दिन हमारे ये भी गैप आ गया। ठीक। अब ये हादिसातन हुआ, कुदरती तौर पे ये हुआ, इसके अंदर कोई ज़मीनी फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं थे, तो हमें ताख़ीर हुई। अब भी गुज़श्ता रोज़ में कुछ टिकट्स के मेरे ख्याल मैटर्स मुकम्मल हो गए हैं और कल तनवीर इलियास साहब फिर इत्माम के साथ आ रहे हैं। वो आ रहे हैं तो सूरत हाल आपके सामने होगी। और इंशाल्लाह ये जो लोगों ने वेट किया, इतने लोग होल्ड पर रहे, और आपने अगर इस सूरत हाल का कंपैरिजन करना है तो आप ये देखें कि इतनी कदावर शख्सियात कैंपेन कर रही हैं तनवीर इलियास साहब के मुखालिफ, लेकिन उनका रिस्पॉन्स देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर से उन्हें कोई पजीराई उस तरह की नहीं मिल रही। लोग होल्ड हो गए, सिंपली होल्ड हो गए। होल्ड किस लिए हो गए कि टिकट होल्डर्स खुद आएँ, होल्डर आए सरदार तनवीर इलियास साहब, हमने उनके साथ मिलना है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि लोग फिर इस्लामाबाद में जाके शामिल हो रहे हैं, बंगोई में शामिल हो रहे हैं, और फिर अब तक यहाँ आने में कितने अरसे से 1-2 माह से वेट पर हैं। इससे आप सरदार तनवीर इलियास खान साहब की मकबूलियत का आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी मकबूलियत क्या है। तो इससे मुझे नहीं लगता देर आयत दुरुस्त आयत आज सतन हुआ। सब लोग क्योंकि मेच्योर हैं हमारे पास, वो इस चीज़ को समझते हैं, तो इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि जितनी ताख़ीर हुई इतने बड़े ज़ोर से उनके आने के बाद हमारी कैंपेन आगे जाएगी इंशाअल्लाह। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। सुजात जंजुआ बात कर रहा हूँ। जी बात करिए। हेलो। जी वो बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? सर ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर सुजात जंजुआ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। बेसिकली मेरा तल्लक भी बस्ती बाग से है। जी। तो मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये सरदार तनवीर इलियास साहब, जी इनके बारे में ये है कि ये शर्की से हैं, बस्ती में से नहीं है। तो एक दिन को पैराशूटर भी कहा जाता है कि पैराशूट के जरिए आए और इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और ले के चले जाएंगे। जी। जिस तरह माजी में आते रहे हैं, जीते रहे हैं, और वो लोगों में अवाम में आके वो इलेक्शन जीतने के बाद उस तरह नहीं अवाम के साथ मिले।
जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप तनवीर इलियास साहब बाग में या मरकज में, बाग के मरकज शहर में कहीं उनका ऑफिस कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो इलेक्शन के बाद हफ्ते में एक बार या महीने में 1, 2, 3 बार अवाम उनके साथ आके मिले, उनके मसले सुने, उनके मसाइल सुने और उनको हल करे। क्योंकि यहाँ पे जितनी सियासत होती है हमारी, ये होती है थाने कचहरी की, और वहाँ पे हर बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली मेरा भी जो है ना, वो मेरी ताल्लुक भी पीटीआई से ही है। मैं शुरू से ही पीटीआई इमरान खान का फ़ैन हूँ और उसी के साथ। लेकिन थोड़ा सा डाउट आके कहा था हमारे सामने कि तनवीर इलियास साहब जो हैं वो शर्की से हैं और उनका तारुफ भी पहली दफ़ा ही हुआ है, इससे पहले हमारा उनके साथ तारुफ नहीं है। तो ये ना हो ये भी दूसरों की तरह आए और इलेक्शन लें, जीते और उसके बाद पता नहीं कहाँ उनसे मिलना, कहाँ या इस्लामाबाद जाके मिलना, तो एक बस्ती के लोगों के लिए मुश्किल होगा उनके साथ। तो थोड़ा सा अगर बाग में कोई ऐसा है आपका प्लान कि वहाँ पे ऑफिस बना के, तो वहाँ या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उनके साथ एक गरीब, एक आम आदमी भी उनके साथ वहाँ जाके मिल सके, इसके बारे में उनका क्या प्लान है, मेरा आपसे सवाल। सही। या सब थोड़ा सा इनको क्लियर करिएगा कि शर्की से नहीं है इनका ताल्लुक, थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा, फिर उनके सवाल का जवाब। जी सजाद साहब, बुनियादी तौर पे सरदार तनवीर इलियास खान साहब का ताल्लुक शर्की से नहीं है, उनका ताल्लुक बंगोई से है, हल्का 5 से है। ये हल्का 5 जो बंगोई है, ये माजी में कुछ अरसा कबल हल्का वस्ती बाग का ही हिस्सा था। और सरदार तनवीर इलियास खान साहब हल्का वस्ती बाग के पुराने वोटर हैं, ये एक चीज़ आप क्लियर कर लें। दूसरा, तनवीर इलियास साहब के अवेलेबल होने के हवाले से आपने जो बात की ना, इसी पे हम बात कर रहे थे। देखें, बसा औकात आपने सिस्टम के अंदर ये भी देखा कि बहुत सारी लीडरशिप अवेलेबल होती है, लेकिन कारकुन फिर भी मायूस होते हैं। ऐसी मिसालें आपके सामने हैं। हम इसी पे बात कर रहे हैं कि अवेलेबल होना चाहिए डेफिनेटली लीडरशिप को, हम इससे इनकार नहीं करते। उन्हें पब्लिक में ही रहना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। तो आपको कभी ये मायूसी नहीं होगी। तनवीर इलियास साहब ईवानों के अंदर बैठने, बड़ी जगहों पे बैठने के बिल्कुल भी कायल नहीं है। वो बहुत सादा तबीयत के आदमी है, मालिक हैं। अगर आप बाग के अंदर हैं, कल परसों की डेट में आप यहाँ पे हमारा कुटेड़ी कंदील जो गेस्ट हाउस है उनसे आप ख़ुद मुलाकात करें। वो बहुत सादा तबीयत के आदमी हैं। वो बाहर बैठने वाले, आम थड़े पे और आम जगह पे बैठने वाले आदमी है और इंतहाई पहाड़ी ज़बान में बात करने वाले सादा तबीयत आदमी है। आपको कभी ये उनके बारे में ये इशू नहीं होगा कि शायद कहीं वो बहुत ऊपर से आए हुए हैं और आपकी उन तक एक्सेस का मसला होगा। वो आपके पास मुंतखब होने से पहले भी आके मौजूद होंगे और उसके बाद भी आपके पास मौजूद होंगे डेफिनेटली। लेकिन असल बात जो आपको मैं कहूँ, उनका ये हुक्म है और उनकी ये हिदायत है कि हम ऐसा सिस्टम देंगे कि थाना कचहरी से लेके किसी की तकर्री, किसी का आर्डर, किसी की स्कीम, ये सारी चीज़ें सिस्टमाइज हों। आपके हल्के की सतह पे, आपकी यूनियन काउंसिल की सतह पे, आपकी वार्ड की सतह पे, आपकी पोलिंग स्टेशन की सतह पे, वार्ड की सतह पे उन्होंने हमें हिदायत कर दी है कि कमेटियां बनाएं। कमेटियां चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, बाहम मशावरत से मसाइल हमें पहुँचाएँ। किसी की थाना कचहरी का मसला है, किसी का कोई भी मसला है, हम उस मसले को एड्रेस करेंगे थ्रू सिस्टम। देखें, सिस्टम जब बन जाता है ना, उसमें आपके सारे मसाइल थ्रू सिस्टम हल होते हैं। फिर थाना कचहरी भी एक सिस्टम में आ जाता है, उसके ऊपर आप बैठे होते हैं। जब आपके फिर दूसरे मसाइल भी सिस्टम में आ जाते हैं, आपको कहीं भी ये मायूसी नहीं होगी। हमारा ऑफिस यहाँ बाग शहर के अंदर मौजूद है, ये बाईपास के ऊपर उस्मानिया होटल जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। परसों की डेट में आप अगर आना चाहते हैं तो एक और कॉल हमारे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, असलम साकी फ्रॉम पीपल्स कॉलोनी सिटी 1 बाग। जी, मेरे साथ हैं यासर आरिफ साहब हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। इकबाल जंजुआ बात कर रहा हूँ FM 105 से स्टूडियो से। सबसे पहले इकबाल जंजुआ साहब ने आपको, आपके मेहमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ जुड़ी तमाम समातों की खिदमत में मेरा आदाब और अस्सलाम को बोलो। जी। तो पीटीआई से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हमारी। मेरा शर्की से तल्लक है और मेरा रात को इंटरव्यू था K2 टीवी पे। जी। तो उसने सवाल जब किया था मेरे से कि आप नून लीग से पीटीआई में क्यों आए। जी। तो मैंने उनको ये कहा था कि पीटीआई पे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले जितनी करप्शन हुई है, जी, उसका जब तक कोई उसका हल नहीं हुआ, उस हल के लिए जो है हमने पीटीआई ज्वाइन की है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से जितना पिछले गुनाह हैं ये इनको जरूर सामने लाया जाए
आज़ाद कश्मीर का भी एहसाब हो, जहाँ भी एहसाब का निज़ाम कायम हो ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और दूसरा, मैं आप दोनों अब की मौजूदगी में तमाम सियासी जमातों से, सियासी कायदीन से ये गुजारिश करता हूँ कि बाग के अंदर, बाग की आबादी इस वक्त चौगुना हो चुकी है जी जी, और इसका सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बाग के गरीब आवाम का। मैं किरदार इलियास साहब से भी गुजारिश करूंगा, अगर उनका कोई कहीं सुनने वाला है, उनके जानने वाले हैं, उन तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर PTI की हुकूमत है, तो ये बात पहुंचाई जाए कि बाग के अंदर जो अकेला DHQ हॉस्पिटल है जी जी सर, ये नाकाफी है बाग की आवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त बाग की आबादी जो है वो चौगुना है। सही है। तो ये गुजारिश है कि बाग MDS अस्पताल जो है मिलिट्री का, इसको 120 साल हुए जहाँ कायम हुए, सही, तो जरूरत इस अमर की है कि बाग में अकेला अस्पताल ये आवाम की जरूरियात पूरी नहीं कर रहा है, तो MDS हॉस्पिटल को फौरी तौर से CMH का दर्जा दे के बाग के गरीब आवाम का जो है ये सेहत के लिए मैं दुआएं हासिल करें, और ये बहुत बाकी अहम जरूरत है। जी जी, क्या नाम बताया आपने? सरदार असलम साकी। जी असलम साकी साहब, आपने बहुत शुक्रिया, आपने बात की, आपने तो यासिर आरिफ साहब का आधा मसला हल कर दिया उनकी जो बातें थी आपने उनका साथ दे दिया। कोई सवाल अगर था तो ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बिल्कुल वो बात हो रही थी, कॉल भी थी, सजाद साहब जो कह रहे थे, ये एक कॉमन सवाल भी है, बहुत से लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि यार हमारा जो मसला है वो थाने कचहरी का होता है, लड़ाइयों झगड़ों का होता है, जिरगे का होता है, क्योंकि ये मैं भी और आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो इस हवाले से अक्सरियत जो आम आदमी है वो इस चीज़ को देख के ज़्यादा फैसला करता है कि मेरे साथ थाने में कौन जाएगा, FIR कौन कटवाएगा, पुलिस में के लिए आसानी कौन करेगा। इस हवाले से उन्होंने बात की थी, तो वो अपने एक बात जवाब दे दिया कि सिस्टमेटिक जब निज़ाम होगा, उस पर चेक एंड बैलेंस होगा, तो वो फिर ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि आपको किसी की सिफारिश की उसकी ज़रूरत हो। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप FM 105.5 के स्टूडियो में आए और अपना जो ख्यालात थे, जो विजन था, जो प्लानिंग थी, वो आपने अपने नाजरीन को, अपने सामीन को बताई, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी अगर मौका मिला तो हम आपसे बात करते रहेंगे। सामीन एंड व्यूअर्स, थैंक यू, आपने हमारा प्रोग्राम सुना असल बात इकबाल जंजुआ के साथ। ये पीर मंगल बुध होता है, इस पर सियासी बात की जाती है, सियासी तजिया किया जाता है, समाजी हवाले से बात होती है, लेकिन आज हमारे साथ मेहमान थे यासिर आरिफ साहब। इनकी मौजूदगी में आपने इनके जो पार्टी का विजन था वो आपने सुना, और इसके साथ इंशाअल्लाह अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ, नई तब्दीली के साथ, नए जो सियासत के अंदर जो अपडेट्स होगी उसके साथ हाज़िर होगा। इस दुआ के साथ कि खुश रहिए और कोशिश करें कि आप अपने साथी, अपने पड़ोसी, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, अपने रवैये, अपने अखलाकियात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखें। और ये चंद सेकंड की बात होती है, लेकिन अगर आपका रवैया अच्छा हो, आपका अखलाक अच्छा हो, तो लाइफ टाइम आपका करैक्टर बिल्ड होता है। इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को और मेहमान यासिर आरिफ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।